हेलो फ्रेंड्स। तो हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत में छंद। पार्ट फर्स्ट में हमने छंद के प्रकार, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम अब वर्णिक छंद कर रहे हैं। और एक छंद हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिया था, अनुष्टुप। तो हम अब आगे छंद करते हैं। तो अनुष्टुप हमने कर लिया 8 वर्णों वाला। तो अब हम करेंगे अपना सेकंड 11 वर्णों का छंद। ये मत सोचना कि मैम ने 9 वर्णों का या फिर 10 वर्णों का कैसे नहीं करवाया, क्योंकि 9 और 10 वर्णों का छंद नहीं होता है। पहला होगा 8 वर्णों का अनुष्टुप और सेकंड होगा हमारा 11 वर्णों का छंद। मैंने बताया था कि आपको वर्ण, पंक्ति में वर्ण गिनने हैं और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है। लेकिन ये सभी जगह संभव नहीं है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं 11 वर्णों से बने छंद कितने हैं? 3 है। तो पंक्ति में आपको वर्ण तो 11 मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये देखना होगा कि इसमें इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा या फिर उपजाति है। इसी प्रकार 12 वर्णों की भी 2 हैं। तो हमें इसके कुछ नियम याद रखने होंगे, जो कि मैं आपको एक ट्रिक से बता दूंगी। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 11 वर्णों के छंद। 11 वर्णों के छंद में 3 प्रकार के होते हैं, ये इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 2012 की रीट में आया हुआ है। ये हमें एक छंद दिया हुआ है और इसमें से 49 का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो हमें ये तो हम अपनी ट्रिक से पता लगा लेंगे कि इसमें कितने वर्ण है। 11, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसमें 11 वर्ण है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 11 वर्णों से इंद्र वज्रा भी बनता है, उपेंद्र वज्रा भी बनता है और उपजाति भी बनता है। तो हमें इनका ये याद रखनी होगी कि इंद्र वज्रा में कौन सा गण पहले आएगा, उपेंद्र में कौन सा आएगा और उपजाति में कौन सा आएगा। तो वीडियो के अंत में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी और बहुत ही आसान ट्रिक से आपको पता भी चल जाएगा। तो हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा किसे कहते हैं? ये इसका लक्षण है। शायद इंद्र है वज्राय द्वितजो गंगे। ये क्या है? संस्कृत में इसका लक्षण है, जो कि हमें इतना ध्यान नहीं देना है इस पे। तो हम आगे देखते हैं। यह त्रिपुट जाति का समवर्णिक छंद है। सम छंद यानी कि प्रत्येक वर्ण में प्रत्येक पंक्ति में कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे। ये निश्चित होगा। पंक्ति कितनी होंगी? 4 पंक्ति होंगी और प्रत्येक पंक्ति में कितने होंगे? 11 वर्ण होंगे। तो टोटल आपसे पूछा जाए कि इंद्र वज्रा में टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो 44 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार हमने देखा था अनुष्टुप में कितने होंगे? वहां पर 8 होते हैं वर्ण प्रत्येक पंक्ति में, और पंक्तियां कितनी होंगी? 4, तो कितने हो गए? 32 हो गए। ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि इंद्र वज्रा में पूरे कितने वर्ण होते हैं, तो 44 होते हैं, और अनुष्टुप में कितने होंगे? 32 होंगे। तो हम आगे देखते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः तगण, तगण, जगण, गुरु गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति यानी रुकावट। रुकावट कब होगी? प्रत्येक चरण के अंत में। चरण कितने होंगे? 4 होंगे। तो प्रत्येक चरण के अंत में क्या होगी? रुकावट होगी। अब हम समझते हैं कि तगण, तगण और जगण क्या है। हमने एक सूत्र देखा था, यह माता राज भानस गम। इस सूत्र से हमने ये निकालना सीखा था कि तगण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो हम एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर आगे आप समझ जाएंगे किसे कैसे लिखना है। वो सूत्र था, यह माता राज भान। जितना हमें चाहिए उतना ही लिख लेते हैं हम। इतना क्यों लिखे? हमें कितना चाहिए? बस इतना ही चाहिए, क्योंकि हमें तगण निकालना है। तो तगण कहाँ से स्टार्ट होगा? तय से स्टार्ट होगा, और आगे के तगण में कितने वर्ण लिए जाएंगे? 3 वर्ण लिए जाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा तय यहाँ पे क्या है? दीर्घ है। तो तगण का मतलब पहली जो वर्ण होगा उसमें कौन सी मात्रा आएगी? दीर्घ मात्रा आएगी। दूसरा में रा में भी क्या है? दीर्घ है, तो दूसरे में भी दीर्घ आएगी। और जय में कौन सी है? हस्व है, तो हस्व आएगी। ये नियम है कि आपको जिस भी श्लोक में पहला अक्षर दीर्घ दिखाई दे,
दूसरा अक्षर भी दीर्घ दिखाई दे और तीसरा अक्षर आपको ह्रस्व दिखाई दे तो वहां पर क्या होगा, इंद्र वज्रा होगा। और वह श्लोक 11 वर्णों से युक्त होना चाहिए। और उपेंद्र वज्रा में, जैसे कि उपेंद्र वज्रा में क्या होगा, उपेंद्र वज्रा में होगा कि पहला वर्ण क्या होगा, ह्रस्व होगा। उपेंद्र वज्रा में पहले जगन आएगा, जगन। तो जगन में क्या होगा, पहला ह्रस्व होगा, दूसरा दीर्घ होगा और तीसरा ह्रस्व होगा। और इसमें पहला क्या आएगा, तगन आएगा। तो आप इन दोनों से निकाल लो। आपको जहां पर पहले दो वर्ण दीर्घ दिखाई दे वो कौन सा होगा, तगन होगा। और जहां पर पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ दिखाई दे वह कौन सा, जगन होगा। तो जगन किस में प्रयुक्त होगा, उपेंद्र वज्रा में। और जो इंद्र वज्रा में प्रयुक्त होगा वो कौन सा होगा, तगन होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि कैसे याद रखें हम। अब इंद्र वज्रा का पहले ई देखिए आप, ये ई क्या है, ई पर अनुस्वार है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सा अनुस्वारम, यानी कि जिस पर अनुस्वार होता है वह वर्ण क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो ई यहाँ पर क्या है, दीर्घ हो जाएगा। तो आप इससे समझ लेना कि इंद्र वज्रा कहाँ होगा, जहां पर पहला वर्ण क्या हो, दीर्घ हो। तो वहां पर कौन सा होगा, इंद्र वज्रा होगा। आप याद रखने को ये सब याद भी रख सकते हैं कि पहले 3 वर्ण क्या होंगे, तगन होंगे, फिर उसके बाद भी 3 वर्ण क्या होंगे, तगन होंगे, फिर उसके आगे वाले वर्ण क्या होंगे, जगन होंगे, और फिर गुरु गुरु होंगे। आगे हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा उदाहरण है, अब देखिए पहले तो हम वर्ण गिनते हैं कि ये 11 वर्ण हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। उसके बाद जो हमने अभी ये नियम पढ़ा है उसको लगाएंगे। तो मेरे साथ आप भी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये कितने वर्ण हो गए, टोटल 11। अब आप कह दोगे मैम आपने कन्या में तो 2 ही गिने। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम अर्धवर्ण होते हैं, यानी जो वर्ण आधे होते हैं उनकी गिनती हम काउंटिंग नहीं करते हैं। तो आपके वर्ण गिनते समय आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें सभी वर्ण नहीं गिनते हैं, जो आधे वर्ण है वो बिल्कुल भी नहीं गिनने। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसमें वर्ण तो क्या है, 11 है। अब हमने जो पढ़ा है पीछे हमने क्या पढ़ा है कि पहला क्या होगा, तैगण होगा। पहला क्या होगा, तैगण होगा। और तैगण का क्या मतलब हुआ, तैगण का क्या मतलब हुआ, दीर्घ दीर्घ और ह्रस्व। तो आप सोचोगे मैम यहाँ पे ए आ रहा है, अर्थी में तो क्या हो गया, ए तो क्या है, लघु है। तो आपको अर्थी इस तरह लिखा जाता है, आपको ध्यान होगा कि ए अर्थी इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने एक सूत्र पीछे देखा था, सानुस्वारम सूत्र, यानी कि जिसके अंत में अनुस्वार होता है यानी कि जो अर्धवर्ण होता है। जैसे हमने रामम को देखा था, अब रामम है, ये रामम ऐसे लिखा जाता। मान लो मैं आपको फिर बताती हूँ, हमने राम को देखा था इस तरह, है ना। तो ये क्या है, ये जो ऊपर लगी हुई है इसका क्या मतलब है बिंदिका, कि ये मैं कैसा हलंत है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आगे वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है कि ये रह क्या है, हलंत है, और फिर थी है। तो ये क्या हो जाएगा, इस रह क्या इसमें जुड़ने की वजह से ये रह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, इस अनुस्वारम से ए क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो हमने देखा पहला क्या है, दीर्घ है, ए क्या है, दीर्घ है, क्योंकि यह रह हलंत होने की वजह से ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। और आगे है थी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो ये दीर्घ है। आगे हमने देखा ही में छोटी ई की मात्रा आ रही है तो ये क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। तो हमारे तैगण का क्या था कि 2 दीर्घ और 1 ह्रस्व आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको जहां पर भी, और एक ये ट्रिक याद रख लेना कि इंद्र वज्रा में क्या है, ई पहले क्या है, दीर्घ है, ई पहले दीर्घ है यहाँ पे अनुस्वारम की वजह से। तो इसका जो पहला जो श्लोक में जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, और एक आगे और हमें एक और देख लेते हैं। वैसे तो ये 1 2 और 3 है, ये आपको पूरा श्लोक दिया है। इसमें आप देख लेना प्रत्येक वर्ण में आपको 11 ही, प्रत्येक पंक्ति में आपको तो 11 ही वर्ण मिलेंगे। ठीक है, हमें पहले ये देखते हैं, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब हम देखते हैं कि जो हमने नियम पढ़ा है वो इसमें लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो अपने आप में वैसे ही दीर्घ है, गे में एक ही मात्रा आ रही है तो दीर्घ है। आधे आधे वर्ण को हम क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। और ये द क्या है, अर्ध है। द क्या है, द में ए की ध्वनि आ रही है तो ये क्या है, लघु वर्ण है। ठीक है, और ये आप इसमें आप करके देख लेना कि जो मैंने बताया वो सटीक बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो हम अपने आगे करते हैं उपेंद्र वज्रा। तो उपेंद्र वज्रा का क्या लक्षण क्या होगा, तो ये इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रात जासत तो गो, जो कि हमें इतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने ये लिख दिया। ये भी क्या है, त्रिपुट जाति का वर्णिक समछंद है, यानी कि इसमें भी क्या होंगे, प्रत्येक चरण में, चरण कितने होंगे, 4 होंगे, में प्रत्येक चरण में कितने, 11 वर्ण होंगे, तो टोटल वर्ण कितने हो गए, 44 हो गए। आपको कोई पूछ लेगी उपेंद्र वज्रा में टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो 44 होते हैं। और इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्रमशः जयगण, तयगण, जयगण और गुरु गुरु के रूप में लिखे जाएंगे। इसकी अति भी क्या होगी, प्रत्येक चरण के अंत में होगी। अब आपको एक बार फिर से मैं जयगण निकालना बता देती हूँ, यानी जयगण का यहाँ क्या मतलब है। तो आपको वो सूत्र याद होगा, यह माता राज जय, यहाँ पे क्या आ गया, जय। आगे लिखते, आगे आएगा भा, और न ये माता राज है भान सैलगम है, तो हमें यही चाहिए, तो मैंने यही लिखा है। जय अपने आप में क्या है, लघु है, तो इसकी एक खड़ी मात्रा हमने लगा दी। भा क्या है, दीर्घ है, और आगे न क्या है, लघु है। तो इसका मतलब जिस भी श्लोक में प्रथम पंक्ति के या फिर सभी पंक्तियों के, प्रथम हो चाहे द्वितीय हो चाहे तृतीय हो, उनमें सभी पंक्तियों के क्या होंगे, प्रथम वर्ण होगा वह लघु होगा, दूसरा होगा वह दीर्घ होगा, और तीसरा होगा वह भी क्या होगा, लघु होगा। ठीक है, और आप इसे इस ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ऊ अपने आप में क्या है, ऊ क्या है, ऊ लघु स्वर है। तो जहां पर 11 वर्ण होंगे और पहला अक्षर क्या होगा, लघु होगा, पहला अक्षर लघु होगा, वह कौन सा वर्ण होगा, कौन सा छंद होगा, उपेंद्र वज्रा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इससे पहले हमने ई देखी थी, ई में क्या है, अनुस्वार होने की वजह से ई दीर्घ हो गया, तो जहां पर दीर्घ वर्ण, दीर्घ प्रथम वर्ण दीर्घ आए वो क्या, कौन सा होगा, इंद्र वज्रा। और जहां पर प्रथम वर्ण लघु आए वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। उदाहरण है, सबसे पहले तो हम इसमें तवमेव माता च पिता तवमेव, इसमें सबसे पहले हम वर्ण गिन लेते हैं कि 11 वर्ण है कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कितने वर्ण हो गए, टोटल 11 वर्ण हो गए। आपको ये तो पता चल गया कि इसमें 11 है। और हमने अभी भी देखा है कि इसमें पहला जो होगा वो क्या होगा, जगण होगा। और जगण का क्या मतलब होगा, पहला ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ और तीसरा ह्रस्व है। तो अर्धवर्ण को तो हम गिनेंगे नहीं, तो तय को तो हमने नहीं गिना, तो वह तो अपने आप में क्या है, ए की ध्वनि आ रही है, इसमें तो लघु है। मैं में ए की ध्वनि आ रही है तो ये दीर्घ है, और वह भी क्या है, लघु है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीचे और भी दे रखे हैं जिनको मैंने समझा भी रखा है, लेकिन ये हिंदी में है तो आप को कोई उदाहरणों की कमी न पड़े, इसलिए मैंने ये रख दिया है। आप इसे देख लेना ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आगे हम करेंगे उपजाति। तो हमारा तीसरा छंद कौन सा है, उपजाति, जो कि 11 वर्णों, इसमें भी क्या होंगे, 11 ही वर्ण होंगे। 11 वर्ण वाले 3 छंद देखे हमने, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। उपजाति में क्या होता है कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों के ही गुण पाए जाएंगे। तो ये आपको जब भी आपको ये श्लोक दिया जाएगा, उसमें आपकी पूरी 4 लाइनें दी जाएंगी। हो सकता है कि पहले वाले दोनों में आपको एक एक लाइन दे दे और पूछ भी ले कि ये कौन सा है। तो हम अब इसके नियम पढ़ते हैं। जब किसी छंद के किसी चरण में इंद्र वज्रा के तो किसी चरण में उपेंद्र वज्रा के लक्षण पाए जाते हैं, तो वहां कौन सा छंद होगा, उपजाति छंद होगा। यानी कि इंद्र वज्रा के भी लक्षण पाए जा सकते हैं और उपेंद्र वज्रा के भी लक्षण पाए जा सकते हैं। इस प्रकार अन्य जातियों के मिश्रण को भी उपजाति छंद के नाम से पुकारा जाता है। उपजाति का यह मिश्रण कुल 14 प्रकार का होता है, जो कि हमारे इतना काम का नहीं है, इसलिए हम अपना आगे उदाहरण देख लेते हैं।
आपको पता चल गया कि इसमें वर्ण तो 11 होंगे प्रत्येक लाइन में, लेकिन उपेंद्र और इंद्र वज्रा इन दोनों के क्या पाए जाएंगे, मिश्रण पाया जाएगा। तो हम अब देखते हैं कि भाई इनमें किस प्रकार से है। ये हमारा एक श्लोक है, ये पूरा एक श्लोक है, इसमें 4 लाइनें दी हुई हैं। इससे हमें पता करना है कि इसमें उपजाति छंद किस प्रकार है। तो हम पहले वर्णों की गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें क्या है, 11 वर्ण है, और मैं अपने आप में क्या है, हलंत है, तो ये क्या नहीं होगा, गिना नहीं जाएगा। ठीक है, और अगली लाइन में भी देख लेते हैं, सभी लाइनों में एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार ये सभी लाइनों में क्या है, 11 ही है, और आप गिन लेना। अब हमें पता करना है कि इसमें उपजाति किससे है। तो इसमें पहला क्या है, एक ही मात्रा होने की वजह से पहला क्या है, दीर्घ है। दूसरा भी क्या है, दीर्घ है। और तीसरा क्या है, लघु है। तो ये किसके तैगण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये क्या, इंद्र वज्रा। ठीक है, अब इसमें भी देखें तो पहला भी दीर्घ है, दूसरा भी दीर्घ है, और तीसरा क्या है, ह्रस्व है। तो ये भी क्या होगा, इंद्र वज्रा ही होगा। अब इतना देख के छोड़ मत देना कि बस तो ये तो इंद्र वज्रा ही होगा, नहीं, ये उपेंद्र वज्रा होगा। आप आगे आगे देखो, ते क्या है, ये भी दीर्घ है। आदत तय आने की वजह से मैं भी क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ये क्या है, ए की ध्वनि आने की वजह से ये क्या हो गया, लघु हो गया। तो इसमें भी कौन सा आएगा, इंद्र वज्रा। लेकिन आपने देखा मैं हमेशा क्या होता, लघु होगा, क्योंकि इसमें ए की ध्वनि आ रही है। नु में बड़े ऊ की ध्वनि आ रही है, तो ये क्या होगा, दीर्घ होगा। श को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये लघु वर्ण है, और ये क्या है, ह्रस्व है। तो इसमें कौन सा होगा, उपेंद्र वज्रा। तो आपने देखा कि इसमें क्या है, इंद्र वज्रा भी है और उपेंद्र वज्रा मिक्स है, दोनों मिक्स है। तो ये क्या होगा, उपजाति हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो हम आगे अपने 12 वर्णों से युक्त छंद करेंगे। 12 वर्णों से युक्त छंद भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, द्रुत विलंबित और वंशस्थ। इसमें भी क्या होगा, प्रत्येक लाइन में 12 वर्ण होंगे, और लाइनें कितनी होंगी, 4 होंगी। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी टोटल आपको पूछ लिया जाए कि द्रुत विलंबित या फिर वंशस्थ में टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो 48 होते हैं। एक में 48 होंगे। आपको ये ध्यान रहे कि एक में कितने वर्ण होंगे, पूरे 48 वर्ण होंगे, और वंशस्थ में कितने होंगे, 48। आप ये देख लेना कि 12 एक पंक्ति में होंगे, पंक्ति कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रुत विलंबित को। लक्षण है द्रुत विलंबित महान भोबरऊ, जो कि हमारे इतना काम का नहीं है। यह वर्णिक समछंद है। वर्णिक समछंद का क्या मतलब हुआ, इसमें प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण पाए जाएंगे, और पंक्तियां होंगी 4, तो 44 48 हो जाएंगे पूरे वर्ण। समछंद का मतलब सम्मान, प्रत्येक पंक्ति क्या होगी, सम्मान होगी। इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो कि क्रमशः नगण, भगण व रगण के रूप में लिखे जाते हैं। नगण का क्या मतलब हुआ, यह माता राज भा न और स और ल। नगण का क्या मतलब हुआ कि पहला अक्षर क्या आएगा, ह्रस्व, दूसरा भी क्या होगा, ह्रस्व, और तीसरा भी क्या होगा, ह्रस्व। तो जिस भी श्लोक में 12 वर्ण और तीनों जो प्रथम वर्ण है वो ह्रस्व दिखाई दे, तो वहां कौन सा छंद होगा, द्रुत विलंबित छंद होगा। और ह्रस्व के बाद में हमें क्या दिखाई देगा, नगण के बाद में हमें भगण दिखाई देगा, और बाद में नगण 3 वर्णों में आ गया, तो अगले 3 वर्णों में क्या होगा, भगण होगा, और उससे अगले 3 वर्णों में क्या होगा, रगण होगा। इस प्रकार से सभी पंक्तियों में होगा। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने के कारण यह जगती का छंद माना जाता है। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, तुक प्राय सम चरणों में लिखित मिलती है। हम अपना ये उदाहरण से देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो सत्य है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम वर्ण गिनेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमें 12 वर्ण ही चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 12 वर्ण ही चाहिए थे, क्योंकि हम द्रुत विलंबित छंद पढ़ रहे हैं जिसमें 12 ही वर्ण होते हैं। तो इसमें वर्ण तो 12 हो गए, लेकिन अभी हमने एक नियम पढ़ा है कि पहला क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, नगण,
नगण पाया जाएगा, यानी कि तीनों जो प्रथम वर्ण है वो क्या होंगे, लघु होंगे। तो हम देख सकते हैं न क्या है, लघु है, वह भी लघु है और प भी लघु है। और इससे आगे हमने क्या पढ़ा था, भगण पढ़ा था। तो भगण का क्या मतलब होगा, अगले वाला भगण का मतलब प्रथम जो वर्ण है वो दीर्घ होगा और अगले दो क्या होंगे, लघु होंगे। तो हमने भगण को भी लगाएंगे तो क्या है, ला क्या है, दीर्घ है, स क्या है, लघु है और प क्या है, लघु है। तो इस प्रकार हमारा सूत्र इसमें एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। ये मैंने हिंदी में दिया है, जिसको आप कर लेना। आगे हम पढ़ेंगे वंशस्थ। ज तौ तु वंशस्थम मुदीरितम जरो, ये क्या है, वंशस्थ का लक्षण है। अर्थात इसका मतलब क्या है, जगती जाति के वर्ण का समछंद होता है, वर्णिक समछंद होता है। यानी कि इसमें भी क्या होंगे, प्रत्येक वर्ण में समान, प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण पाए जाएंगे। प्रत्येक पंक्ति में 12-12 वर्ण ही पाए जाएंगे। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो क्रम से जगण तगण जगण रगण के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें भी यति की प्रत्येक चरण के अंत में होगी। अब हम देख लेते हैं कि जगण किसे कहते हैं। जगण का क्या मतलब होगा, जगण का मतलब होगा पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा ह्रस्व। तगण का मतलब होगा पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा दीर्घ। इसी प्रकार फिर से जगण है तो जगण का हमने देख लिया, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा ह्रस्व। तो रगण का मतलब क्या होगा, रगण का मतलब होगा पहला दीर्घ, दूसरा ह्रस्व, तीसरा दीर्घ। तो ये हम उस सूत्र से निकाल लेंगे, ठीक है, आप भी इसे याद रखना। तो हम आगे देखते हैं इसका उदाहरण। तो उदाहरण में सबसे पहले हम वर्णों की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अर्ध वर्णों को हम नहीं गिनेंगे, ये बात हमेशा याद रखना, वरना तो पता नहीं कितने वर्ण हो जाएंगे अपने। तो हमने देखा कि इसमें क्या है, 12 वर्ण आ रहे हैं, 12 वर्ण तो मिल गए हमें। अब हमें देखना है कि ये दूर्त विलंबित है या फिर वंशस्थ है। तो हमने अभी भी देखा है कि वंशस्थ में क्या होगा, पहले जो 3 वर्ण होंगे वो क्या होंगे, जगण होंगे। और जगण की विशेषता होती है, जगण की क्या विशेषता होगी, अभी भी बताया मैंने आपको, यानी कि पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा क्या होगा, ह्रस्व होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा इसमें ट्रिक काम करती है फिर नहीं। तो पहला क्या है, ह्रस्व है, क्योंकि इसमें री की क्या आ रही है, छोटी मात्रा है। दूसरा हमारा क्या है, दीर्घ है। और तीसरा क्या है, ह्रस्व है, क्योंकि इसमें ऊ की छोटी मात्रा आ रही है। तो हमारे आगे क्या था, आगे था तगण। तगण का क्या मतलब होता है, तगण का मतलब होता है पहला दीर्घ, दूसरा दीर्घ और तीसरा ह्रस्व। तो इससे 3 हमने गिन लिए, जो कि हमने जगण कर दिया। तगण का मतलब ये औ की मात्रा है तो ये दीर्घ हो गया, भाग आ की मात्रा है तो ये दीर्घ हो गया, गया का हम गिनेंगे नहीं। और ये क्या है, लघु है। तो इस प्रकार हमारा ये सूत्र है, ये भी इसमें सटीक बैठता है। चलो तो हम अब आगे करते हैं अपना अगला छंद। हम अगला छंद करेंगे 15 वर्णों से युक्त छंद। हमने 2 छंद कर लिए हैं अभी तक, 11 वर्णों से युक्त और 12 वर्णों से युक्त। 13 और 14 वर्णों से युक्त छंद नहीं होते हैं, तो हम आगे करेंगे 15 वर्णों से युक्त। और 15 वर्णों से युक्त एक ही छंद होता है, कौन सा, मालिनी। तो हम अब करेंगे 15 वर्णों से युक्त छंद। 15 वर्णों से युक्त एक ही छंद होता है, जिसका नाम है मालिनी छंद। 15 वर्णों से युक्त एक ही छंद होता है, जिसका नाम होगा मालिनी छंद। इसलिए हमें इसमें तगण, मगण, जगण ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें जहां पर 15 वर्ण दिखाई दे वहां पर निश्चित रूप से ही मालिनी छंद होगा। फिर भी हम इसके लक्षण और ये सब देख लेते हैं, मैं आपको बताऊंगी जरूर। ये बस ऐसे ट्रिक बता रही हूँ कि हमारे जो एग्जाम है उसमें इतना ही पूछा जाएगा, इसलिए आप इसमें ज्यादा गहराई में न जाए तो अच्छा रहेगा। नन में युतेम मालिनीम भोगी लोक है। इसमें बताया गया है कि यह अति सक्रिय जाति का सम वर्णिक क्या है, छंद है। यानी प्रत्येक पंक्ति में 15 वर्ण होंगे और पंक्तियां कितनी होंगी, 4 होंगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मालिनी छंद में कितने वर्ण होंगे, टोटल कितने वर्ण होंगे, तो 60 वर्ण होंगे, ठीक है। तो जो क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण के रूप में लिखे जाते हैं। और इसमें यति होगी, यति यानी रुकावट कहाँ आएगी, 8 और 7वें वर्ण पर रुकावट आएगी, क्योंकि यति का ये नियम है कि वह 14 वर्णों से आगे लगातार नहीं चल सकती। इसलिए क्या है, रुकावट कहाँ पर आ जाएगी, 8वें और 7वें वर्ण के
के बाद क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि नगण का क्या मतलब होता है। नगण का मतलब होगा कि तीनों जो वर्ण होंगे पहले वो क्या होंगे, लघु होंगे। फिर से नगण आएंगे, यानी इससे अगले जो तीनों वर्ण होंगे वो भी क्या होंगे, लघु होंगे। मगण का मतलब होता है तीनों क्या होंगे, दीर्घ होंगे। तो ये आप श्लोक में ये भी लगा सकते हैं कि जहां पर तीनों वर्ण लघु दिखाई दे वहां पर क्या होंगे, मालिनी छंद होगा। तो अब हम इसका उदाहरण करते हैं। सबसे पहले हम वर्ण गिनेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं, जो कि हमने अभी देखा है। अब हम देखते हैं जो हमने पढ़ा है कि पहले क्या होगा, जगण होगा, जिसमें नगण होगा। सबसे पहले क्या होगा, नगण होगा। फिर भी क्या होगा, इसके आगे भी क्या होगा, नगण ही होगा। नगण मतलब तीनों जो वर्ण होंगे वो लघु होंगे। तो ए तो अपने आप में लघु है, तय में ऊ की छोटे ऊ की मात्रा आ रही है इसलिए ये लघु है, ली में छोटी ई की मात्रा आ रही है इसलिए ये लघु है, तय भी लघु है, आगे तय भी लघु है, बै भी लघु है और अपना लय भी लघु है। ठीक है, तो हमारे नगण नगण वाला तो लग रहा है। आगे हमने पढ़ा था कि मगण, मगण में क्या होगा, तीनों क्या होंगे, दीर्घ होंगे। तो हम देखेंगे धा आ की मात्रा है तो दीर्घ है, मैं पे अनुस्वार लगा हुआ तो दीर्घ है, और है किस प्रकार दीर्घ है, अब की मात्रा आ रही है तो ये दीर्घ है। और हमने लास्ट में देखा था कि यति कहाँ होगी, यति होगी 8वें वर्ण, और 7वें वर्ण के बाद क्या होगी, यति होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें वर्ण, हमें यहाँ पे क्या होगा, रुकना होगा। इसके बाद कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 8वें और 7वें वर्ण के मध्य में क्या होगी, यति होगी। हम इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं कि जहां 15 वर्ण हो और 8वें और 7वें वर्ण के बीच में यति हो रही है तो वहां कौन सा छंद होगा, मालिनी छंद होगा। तो हम अपना अगला पढ़ते हैं 17 वर्णों से युक्त छंद। तो 17 वर्णों से युक्त छंद कितने होंगे, 2 होंगे। 17 वर्णों से युक्त छंद भी कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो होगा शिखरणी, दूसरा होगा मंदाक्रांता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना शिखरणी। इसका लक्षण है यति 6 11 पे, यानी कि जो यति होगी ना, रुकावट होगी, वह 6 और 11 पे होगी। यमन यमन सब लांगा शिखरणी। तो इसका अर्थ हुआ यह अंत्येष्टि जाति का वर्णिक समछंद है। समछंद का मतलब हुआ प्रत्येक चरण में 17 क्या होंगे, वर्ण होंगे, और चरण कितने होंगे, 4 होंगे। तो आपसे पूछा जाए कि शिखरणी जो छंद है उसमें कितने वर्ण पाए जाएंगे टोटल, तो इसमें 68 छंद पाए जाएंगे। और जो हमारा मंदाक्रांता है उसमें भी कितने पाए जाएंगे, 68 ही पाए जाएंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारी अगली पंक्ति है, इसमें प्रत्येक चरण में 17 वर्ण पाए जाते हैं, जो कि यगण भगण मगण नगण सगण भगण लघु लघु के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें यति क्रम से 6 और 11 वर्णों के पर पाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका, फिर समझेंगे इसको। आपको पहले बता दो यगण का क्या मतलब हुआ। यगण का मतलब होगा पहला दीर्घ होगा, दूसरा क्या होगा, पहला लघु होगा, दूसरा और तीसरा क्या होगा, दीर्घ होगा। और भगण का मतलब क्या होगा, पहला दीर्घ होगा, दूसरा और तीसरा क्या होगा, लघु होगा। तो हम आगे अपना एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें वर्णों की गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो हमें 17 वर्ण चाहिए थे। तो अब हम इसमें देखेंगे जो हमने नियम पढ़ा है वो इस पे सटीक बैठता है या फिर नहीं बैठता है। तो हमने नियम क्या पढ़ा था, पहले जो 3 क्या होंगे, यगण होंगे, उसके बाद में क्या होंगे, भगण होंगे। और यगण का मतलब मैंने आपको बताया है अभी भी, यगण का मतलब होता है पहला क्या होगा, लघु होगा, दूसरा क्या होगा, दीर्घ होगा, और तीसरा भी क्या होगा, दीर्घ होगा। तो इसमें ये जो है पुत्र में बड़े ऊ की मात्रा आती है, ये मेरे से गलत लिखा गया, तो हम अब इसको करेंगे तय। तो इसमें क में ऊ की छोटे ऊ की मात्रा है तो ये क्या है, लघु है। इसमें बड़े ऊ की मात्रा की ये क्या होगा, दीर्घ होगा। त्रो में औ की मात्रा आ रही है तो ये क्या होगा, दीर्घ होगा। और आगे हमने पढ़ा था क्या आएगा, भगण आएगा। भगण का मतलब प्रथम वर्ण दीर्घ और दूसरा और तीसरा लघु। ये शायद मुझसे ये श्लोक ही गलत लिखा गया, कुपुत्रो जायते, आप इसे सही से देखना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने गलत लिख दिया इसको। यानी कुपुत्र
पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्र जायते, जायते, जायते आएगा, येते नहीं आएगा यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख लिया। तो आगे क्या है देखना हमें, भगन। तो जा में क्या है, आ की मात्रा आ रही है, यह में क्या आएगा, एक, ए की मात्रा आ रही है, और तय में भी ए की मात्रा आ रही है। तो इस प्रकार हमारा जो सूत्र है वो भी इसमें क्या बैठता है, सटीक बैठता है। इस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसको आप देख लेना, सुधार कर लेना अपनी कॉपी में। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, मंदाक्रांता। ये भी कितने वर्णों से मिलकर बना होगा, 17 वर्णों से। मंदाक्रांता में कितने वर्ण होंगे, 17 वर्ण, और प्रत्येक चरण में होंगे। तो इसमें टोटल वर्ण आपसे पूछे जाए तो कितने होंगे, 68 होंगे। आगे हम इसका लक्षण देखते हैं। मंदाक्रांता बुद्धि रसन गौ मऊ भव नो टौंग युग मम, यानी कि इसमें बताया गया है यह अंत्येष्टि जाति के वर्णिक समछंद होता है। यानी कि इसमें भी क्या होगा, प्रत्येक वर्ण में 17, प्रत्येक पंक्ति में 17 ही वर्ण पाए जाएंगे। सम छंद यानी प्रत्येक वर्ण में समान वर्ण पाए जाएंगे। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण व गुरु गुरु के रूप में लिखे जाएंगे। और इसमें यति कहाँ पर होगी, 6, 4, 6 और 7वें वर्ण पर यति होगी। और हमने देखा था कि जो शिखरणी थी उसमें कहाँ पर हो रही थी, शिखरणी छंद में 6 और 11 पर क्या हो रही थी, यति हो रही थी। और इसमें क्या होगा, 4, 6 और 7 तीन जगह पर क्या होगी, यति होगी। तो किस प्रकार होगी, हम ये आगे देखते हैं। आपको मगन का क्या मतलब होगा, आपको पहले मगन भगन का मतलब अर्थ बता देती हूँ। मगन का मतलब होगा तीनों जो प्रथम वर्ण होंगे तीनों क्या होंगे, दीर्घ होंगे। भगन का क्या मतलब होगा, पहला दीर्घ होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा और तीसरा लघु होगा। आगे नगन का अर्थ देखें तो नगन में क्या होंगे, तीनों लघु होंगे। इसी प्रकार अगर तैगण का देखें तो तैगण में 2 दीर्घ होंगे और 1 लघु होगा। तो हम आगे अपना एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें वर्ण गिनेंगे कि भाई 17 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। अब इसमें तो 18 हो गए। तो आपको मैंने एक नियम बताया था कि अंतिम वर्ण को हम अपनी इच्छा से कम या अधिक कर सकते हैं। तो हमने इसमें 18 हो रहे हैं तो हमने इसको क्या मान लिया, 17 मान लिया, क्योंकि 18 पे कोई भी छंद नहीं ही होता है। ठीक है, तो इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या होता है कि ये नियम होता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो अंतिम वर्ण है उसको आप लघु या फिर दीर्घ मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसमें 17 वर्ण हो गए। अब हम देखेंगे हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा मगन। मगन यानी तीनों क्या होंगे, बड़े हो, दीर्घ आएंगे। और भगन मतलब पहला दीर्घ और 2 क्या होंगे, लघु होंगे। तो हम देखते हैं। तो हम इसमें क्या, पहले हमें क्या लगाना, मगन। मगन का मतलब दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ, फिर भगन। भगन का मतलब पहला दीर्घ, दूसरा लघु और तीसरा लघु। तो हम देखेंगे सा क्या है, दीर्घ है। न को हम अर्धवर्ण को हम गिनेंगे नहीं, ता में भी आ की मात्रा आ रही है तो ये भी क्या है, दीर्घ, और का भी क्या है, दीर्घ। अब हमें आगे भगन लगाना, तो भगन का भी पहला क्या होता है, दीर्घ होता है। तो यहाँ पे हम र अनुस्वार की वजह से क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो र क्या है, दीर्घ है। भू में छोटे ऊ की मात्रा है तो ये लघु है, और जय भी क्या है, अपने आप में लघु है। तो हम ये हमारे सूत्र में भी सटीक बोलता है। और इसका जो हमें याद रखनी है वो क्या रखनी है कि इसमें पहला जो आएगा वो क्या आएगा, पहला वर्ण दीर्घ आएगा, और जो हमारी जो शिखरणी है उसमें जो पहला वर्ण आएगा वह क्या आएगा, लघु आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे पढ़ते हैं 19 वर्णों से युक्त छंद। 19 वर्णों से युक्त छंद एक ही आएगा। तो हमें इसमें तगन मगन का कोई झंझट नहीं रखना, बस इतना याद रखना जिस श्लोक में आपको 19 वर्ण दिखाई दे वहां पे क्या करना है, शार्दूल विक्रीडितम करना है। इसका हमने कल एक उदाहरण भी किया था। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह अति धति जाति का क्या है, समछंद, यानी कि समछंद यानी प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक लाइन में कितने वर्ण होंगे, 19 वर्ण होंगे। और लाइनें कितने होंगी, 4 होंगी। तो टोटल कितने हो गए, 76। आपको पूछा जाएगा कि 19 शार्दूल विक्रीडितम में कितने वर्ण, टोटल कितने वर्ण पाए जाते हैं। तो आपको बताना छिहत्तर वर्ण पाए जाते हैं इसमें।
तो आगे क्या है, प्रत्येक चरण में 19 वर्ण पाए जाते हैं जो क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण के रूप में एवं गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। और यति कहाँ होगी, 12 और 5 वर्णों पर क्या होगी, यति होगी। तो हमें इसमें तगण, तगण, मगन और सगण ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जिस श्लोक में 19 वर्ण दिखाई दे वहां कौन सा होगा, शार्दूल विकटितम होगा। तो हम आगे इसका उदाहरण करते हैं। ये कल मैंने बताया था, ये पूरा बताया था मैंने, एग्जाम में आया हुआ है ये। तो इसमें कितने वर्ण होंगे, पहले वर्ण गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। इसमें 19 ही वर्ण हो रहे हैं, क्योंकि इन दो जो अर्ध है इनको हम गिनेंगे नहीं, इस नए को हम गिनेंगे नहीं। तो इसमें क्या हो रहे हैं, 19 वर्ण हो रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, शार्दूल विकीर्णतम। इसमें नियम आप लगाओ तो लगा लेना, वरना कोई आवश्यकता नहीं है नियम लगाने की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपना अगला 21 वर्णों से युक्त। 21 वर्णों से युक्त भी क्या है, एक ही वर्ण है, कौन सा, सारंगधरा। इसकी क्या विशेषता होगी, इसकी विशेषता आप तो ये याद रखना कि जहां पर भी जिस श्लोक में भी आपको 21 वर्ण दिखाई दे वो क्या होगा, सारंगधरा छंद होगा। यह प्रकृति जाति का क्या है, वर्णिक समछंद है। प्रत्येक जो चरण होगा उसमें 21 वर्ण पाए जाएंगे और टोटल कितने हो जाएंगे वर्ण, 84 84 वर्ण हो जाए। आपसे पूछ लिया जाए कि सारंगधरा में कुल कितने वर्ण पाए जाते हैं, तो 84 क्या पाए जाएंगे, वर्ण पाए जाएंगे टोटल। तो इसमें प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं जो कि क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण, 3 यज्ञ यानी इसके आगे 3 बार क्या आएगा, यज्ञ आएगा के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें यति कहाँ पर होगी, 7 और 7 वर्णों पर क्या होगी, यति होगी। तो हम इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम गिनेंगे कि इसमें कितने हैं। ये दूसरा नहीं है, ये एक ही है, तो पूरा एक ही उदाहरण है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो इसमें क्या आ रहे हैं, 21 वर्ण आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, अपना सारंगधरा छंद होगा। और इसमें यति भी हमने देखिए कि यति कब कब आएगी, प्रत्येक 7 वर्ण के बाद क्या आएगी, यति आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्ण के बाद क्या आ रही है, रुकावट आ रही है यहाँ पे। तो इसमें देखेंगे अगले में 1 2 3 4 5 6 और 7, तो प्रत्येक 7 वर्ण के बाद क्या आ रही है, रुकावट आ रही है। तो इस प्रकार हमारे सारे वर्णिक छंद होते हैं जो कि वर्णों से गिने जाते हैं। इसके बाद हमने जो मात्रिक छंद पढ़ा था उसमें से एक मात्रिक छंद आर्य पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। तो आपको पता है मात्रिक छंद में क्या गिनने होंगी, हमें मात्राएं गिननी होंगी, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको मात्राएं किस प्रकार से गिननी है। तो आर्य छंद, अब हम पढ़ेंगे आर्य छंद के बारे में। आर्य छंद संस्कृत पद्य का एक मात्रिक छंद है, जिस छंद में, अब हमें इसमें ये लाइनें याद रखनी होंगी कि प्रथम और जो अपना तृतीय चरण है उसमें कितनी मात्राएं होंगी, 12 मात्राएं होंगी, ना कि वर्ण होंगे। आप ये याद रखना कि प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होंगी, ना कि वर्ण होंगे। वर्ण अलग होती हैं और मात्राएं अलग होती हैं। द्वितीय चरण में कितने मात्राएं होंगी, 18, और चतुर्थ चरण में कितने बता रखी हैं, 15 मात्राएं बता रखी हैं। तो आगे हम सूत्र में आगे हम उदाहरण से देखते हैं कि ये हमारे उदाहरण में सटीक बैठती है या फिर नहीं बैठती है। तो हमने क्या देखा, पहले तो हम अपनी जो मात्राएं हैं उनको लिख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से कौन से चरण में। तो मैं आपको बता दूं कि अपना जो प्रथम चरण है वो यहां पर पूरा होगा, इसके बाद हमारा द्वितीय चरण स्टार्ट हो जाएगा जो कि यहाँ पर पूरा हो रहा है। ये लगी हुई है ना खड़ी डंडी यहाँ पे। तो हमें क्या बताया गया है, प्रथम और जो तृतीय चरण है उसमें कितनी मात्राएं होंगी, 12 मात्राएं होंगी। तो अब हमें मात्राएं गिननी होंगी, मात्रिक छंद में हमें मात्राएं गिननी होंगी। तो इसमें न में क्या आ रहा है, छोटी नी की मात्रा है तो एक मात्रिक होगा। तो एक मात्रिक, य में एक मात्रा, ती में एक मात्रा, री की छोटी री की वजह से इसमें एक मात्रा, तय में एक मात्रा, नी में एक मात्रा, य में एक मात्रा और मैं में एक मात्रा। आगे स है तो स में भी एक मात्रा होगी, ही में भी छोटी ही आ रही है तो इसमें एक मात्रा होगी। और ता में क्या होगा, एक तो विसर्ग लगा हुआ है आगे और ऊपर से इसमें आ की भी ध्वनि आ रही है, तो इसमें क्या होगी, 2 मात्राएं पाई जाएंगी। तो हम टोटल गिनते हैं कि हमारी 12 मात्रा हुई या फिर नहीं हुई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 कितनी, ये 12 हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो तीसरा है
इसमें भी कितनी पाई जाएंगी, 12 पाई जाएंगी। अब हम दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे में हमें कितने बताइए, 18 बताइए। तो दूसरा हमारा कहां से है, यहां से है। तो पहली चोटी आ की मात्रा, आ की ध्वनि आ रही है इसमें, तो ये क्या होगा, दीर्घ होगा। फिर ऊ है तो एक लघु होगा। आगे क्या है, स, और उससे आगे ए की मात्रा है तो ये दीर्घ होगा, फिर लघु होगा, फिर लघु होगा, फिर दीर्घ होगा, फिर लघु होगा, फिर दीर्घ होगा, फिर लघु होगा और फिर दीर्घ होगा। तो 2 2 2 4 6 2 8 2 5 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इस प्रकार हमारी इसमें क्या आ रही है, 18 मात्राएं आ रही हैं। तो ये हमारा क्या है, मात्रिक छंद है। तो आज हमने पूरे जो अपने छंद प्रकरण है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने में उत्साह बना रहे, और हम इससे अगले वाले वीडियो में छंद से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।